हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये आदिकाल का पार्ट 4 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं चंद बरदाई के बारे में, उनकी कृतियाँ, भाषा शैली और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। चंद बरदाई हिंदी के महान और विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि थे। दुर्भाग्य से चंद बरदाई के जीवन परिचय से संबंधित प्रमाणित वक्तव्य अभी तक नहीं मिले हैं। रासों के अनुसार चंद बरदाई का जन्म विक्रत संवत 1206 माना जाता है, जो पृथ्वीराज के समकालीन है। ये भी कहा जाता है कि वो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे और उनके मित्र भी थे। गाजा दी तासी, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान है, इन्हें पृथ्वीराज के समकालीन ही मानते हैं। मिश्र बंधु ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि मिश्र बंधु ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो वह है चंद बरदाई। इनका जन्म लाहौर तत्कालीन पंजाब में हुआ था। ये जगती गोत्र के भट्ट ब्राह्मण थे। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है कि ये कौन थे, तो ये जगती गोत्र के भट्ट ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि जालंधरी देवी इनकी इष्ट देवी थी और देवी की इन पर विशेष कृपा भी थी। चंद बरदाई बहुभाषाविज्ञ थे, बहुशास्त्री थे, व्याकरण ज्ञाता थे, षट भाषा भी इनको आती थी, यानी कि 6 भाषाओं के ज्ञाता थे। छंदशास्त्र, पुराण, ज्योतिषी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, युद्ध विद्या आदि में भी पारंगत थे। तो ये चंद बरदाई का व्यक्तित्व और कृतित्व है। इनकी कृतियाँ पढ़ने वाले हैं हम। इनकी कृतियों में हम पढ़ते हैं, चंद बरदाई अजमेर और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अतः चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों पर आधारित एक विशाल महाकाव्य पृथ्वीराज रासों की रचना की है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि पृथ्वीराज रासों की रचनाकार कौन है, तो वह है चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथात्मक काव्य है, इसलिए इसे रासो कहा जाता है। रासो के बारे में हम पिछली वीडियो में सारा पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देखकर आप रासो के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं, इसे समय भी कहा जाता है। तो 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में, जिसमें लगभग 16,000 से भी अधिक छंद संकलित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 16,000 से भी ज़्यादा इसमें छंद हैं। यद्यपि कतिपय ऐतिहासिक कल्पनात्मक विषयों, विसंगतियों तथा इसकी भाषा के कारण कुछ विद्वानों ने इसे अप्रमाणिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा है। तो किन ग्रंथों ने चंद बरदाई इसको पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, किसी ने अप्रमाणिक माना है, किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है, ये हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो हमें और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि भाषा का इसमें कोई स्थान नहीं है। इसमें व्याकरण आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं है। दोहे और कुछ कवित्व मतलब छपैयों भी कहा जाता है इन्हें, उनकी भाषा तो ठीक ही है, पर त्रोटक आदि छोटे छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृतिक की नकल की हो। कहीं कहीं भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार हैं पृथ्वीराज रासो के लिए, जो कि चंद बरदाई ने लिखा है। साथ ही वो कहते हैं, परंतु साथ ही कहीं कहीं भाषा अनेक वास्तविक प्राचीन साहित्यिक रूपों में भी पाई गई है, जिसमें प्राकृतिक और अपभ्रंश शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने तरीके के हैं। परंतु डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु आदि ने पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रमाणिक ही माना है। ठीक है, तो इसमें मतभेद है विद्वानों के बीच। तो किसने प्रमाणिक माना है? श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और मिश्र बंधु इसे प्रमाणिक मानते हैं। लेकिन इस रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार थोड़े अलग हैं। कर्नल टाट के अनुसार कवि छंद की यह कृति तत्कालीन समय का सार्वभौमिक इतिहास है, जिसमें 69 अध्यायों में 1 लाख पदों से भी अधिक छंदों के द्वारा पृथ्वीराज के युद्धों, राजस्थान के सभी कुलीन सामंतों तथा उनके पूर्वजों का वर्णन किया गया है। तो पेपर में यहाँ से पूछ सकते हैं कि कर्नल टाट ने उनके लिए बारे में क्या कहा है, कितने इसमें सर्ग हैं, कितने इनमें छंद हैं। तो सब कवियों का, साहित्यकारों के बारे में जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको आपको याद करना होगा। गाजा दी तासी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो में 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्रण है, यानी कि वो इसे एक अच्छी कृति मानते हैं। चंद बरदाई अपने जीवन काल में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण नहीं कर सके थे, अतः इस ग्रंथ को उनके पुत्र ने पूर्ण किया था, उनके बेटे ने इसे पूरा किया था। ध्यान रहे कि चंद बरदाई के 10 पुत्र थे। उनके नाम हैं
सूर, सुंदर, सुजान, जलहड़, बलह, बलिभ्रत, केहिर, वीरचंद, अवधूत और गुजराज। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन जहाँ तक नहीं बनता, बस ये पूछा जाता है कि उनके किस पुत्र ने इसे पूरा किया था। तो अब हम पढ़ लेते हैं चंद बदाई की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। तो इसकी साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रकृति चित्रण कैसा था। कवि ने प्रकृति चित्रण के विषय में संदर्भ में समय समय पर अपनी रुचि का परिचय कराया है। वस्तुतः चंद बदाई ने अपने रासो ग्रंथ में मात्र प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन रूपों का ही वर्णन किया है। युद्ध वर्णन, जल क्रीड़ाएँ, आखेट, नगर सज्जा, विवाह आदि का वर्णन करते हुए कवि ने प्रकृति की सूक्ष्म सौंदर्यता का अतिशय वर्णन किया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन के रूपों का तो वर्णन किया ही है, साथ में उस समय जब युद्ध हुए थे तो उसका वर्णन किया जाता था, और जो पानी में क्रीड़ाएँ की जाती थी, जल क्रीड़ाएँ, आखेट मतलब शिकार वगैरह, नगर को कैसे सजाया जाता था, विवाह आदि का वर्णन उन्होंने किया है। तो ये पैराग्राफ है, इसे पढ़ने की इतनी नीड नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण कमलों के दल की स्थिति का हमारे मस्तिष्क पर अंकित कर देता है, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, आई थिंक नहीं आता, हो सकता है आ भी जाए, बट ये कहानी है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब आता है कि सौंदर्य चित्रण क्या है। पृथ्वीराज रासो मुख्यतः वीर गाथात्मक काव्य है, लेकिन कवि ने आवश्यकतानुसार सौंदर्य चित्रण में अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा का अपूर्व परिचय दिया है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो अपने नखशिख सौंदर्य वर्णन में अद्वितीय स्थान रखते थे। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो कैसा काव्य है, तो वह वीर गाथात्मक काव्य। ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज रासो में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसमें नख शिख सौंदर्य, यानी कि नख से शिख तक, सिर से नाखून तक, पैर के नाखून तक, ये सारा सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन किया गया है। इसमें एक से बढ़कर एक सौंदर्य उपमाओं की भरमार है। कवि ने नायिका के अधरों की उपमा पके हुए बिंब फल से की है। ठीक है, नायिका के अधर मतलब होंठ, तो उनकी उपमा किससे की है, पके हुए फल से। संयोगिता के चमकते मस्तिष्क पे लगे कस्तूरी तिलक की कल्पना कवि ने नवचंद्र की गोदी में बैठे हुए मृग के साथ की है। तो संयोगिता है जिससे पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ था। उनके सिर पर जो कस्तूरी का तिलक लगा है उसकी कल्पना करते हुए कवि कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे चांद की गोदी में बैठा हुआ कोई मृग हो, कोई हिरण हो। एक स्थान पर कवि चंद्र ने देवी विषयक शिख नग का भी वर्णन किया है। यहाँ कवि ने सरस्वती देवी को आराध्य बनाकर उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो कौन सी देवी को वो आराध्य बना रहे हैं, अपने पूजा के योग्य बना रहे हैं, वो हैं सरस्वती देवी, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत सौंदर्य वर्णन इस रासो में किया गया है चंद्र बदाई के द्वारा। अब पढ़ते हैं युद्ध रेखा चित्रांकन कैसा है। चूँकि पृथ्वीराज रासो वीर काव्य है, इसलिए इसमें युद्धों के लिए सुसज्जित सेनाओं आदि का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः 2 युद्धों का जीवंत रूप से देखने को मिलता है वर्णन, क्योंकि उस समय क्या था कि जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो साथ में उनके दरबारी कवि वगैरह भी जाया करते थे, और आंखों देखा हाल वो अपनी कृतियों में लिखा करते थे। तो कौन से 2 युद्धों का जीवंत वर्णन किया गया है। पहला तो है पृथ्वीराज का और जयचंद युद्ध। ठीक है, तो जब पृथ्वीराज का जयचंद के साथ युद्ध हुआ था उसका जीवंत वर्णन किया गया है। और दूसरा है पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरी का युद्ध। कवि ने युद्धों की साज सज्जा, सज्जित सेना और पारंपरिक युद्धों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, क्योंकि उस समय ये प्रथा थी कि जो भी कवि दरबारी कवि हुआ करता था किसी राजा का, तो बहुत बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था। कुछ तो राजा है लड़ाई के लिए जाता है था, युद्ध के लिए जाता था, तो कुछ तो वीरता थी, लेकिन ये कवि उनकी वीरताओं को बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके उसको अपनी साहित्यिक कृतियों में लिखा करते थे। तो जिससे कि जितना ये राजा को प्रसन्न कर पाएंगे उतना ही इनको ज़्यादा फायदा होगा, ये उस समय का रिवाज था। अब है श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता। पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार और वीर रस का अद्भुत संयोजन हुआ है। तो वीर गाथात्मक काव्य तो ये है ही, साथ में श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि कहा जाता था कि उस समय जो राजा थे ना 2 कारणों से युद्ध करते थे। एक तो दूसरे की राज्य पर कब्जा करने के लिए, और दूसरा विवाह के लिए। तो कहीं की कोई ये जो राजकुमारी किसी राजा को पसंद आ जाती थी तो उसे विवाह करने के लिए वो उस राज्य के राजा के साथ लड़ाई करते थे,
किसी की पुत्री अगर इन्हें पसंद आ गई या राजकुमारी पसंद आ गई तो इसमें मेनली दो चीज़ें होती थी, या तो वीर रस का और या फिर श्रृंगार रस का वर्णन हुआ करता था। तो पृथ्वीराज रासों में भी श्रृंगार और वीर रस का अद्भुत संयोजन हुआ है। पृथ्वीराज रासों की नायिकाओं और उसकी सखियों के रूप चित्रण, पृथ्वीराज प्रेम वर्णन आदि अनेक स्थलों पर श्रृंगार रस की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। नारियों की संयोग वियोग दशाओं का वर्णन अत्यंत ही प्रभावशाली रूप से हुआ है। जैसे होता था ना कि भाई कभी राजा का रानी के साथ संयोग हो रहा है, कभी वियोग हो रहा है, तो बहुत ही प्रभावशाली रूप से इसका वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज की अनेक रानियों जैसे कि पद्मावती, इच्छनी, संयोगिता आदि के सौंदर्य वर्णन में श्रृंगार रस के प्रमुख सभी तत्वों का प्रयोग किया गया है। अब है ज्योतिष वर्णन। कवि चंद्रबरदाई ज्योतिष के महान विद्वान थे। रेवा तट समय में उन्होंने अपने एक छंद में ज्योतिष विद्या को मानो निचोड़ के ही रख दिया है। तो 69 समय इन्होंने लिखे हैं, समय मतलब सर्ग, ये लिखे हैं इन्होंने पृथ्वीराज रासों में। तो रेवा तट जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उस समय में तो इन्होंने अपने एक छंद में पूरी अपनी ज्योतिष विद्या को मान लो निचोड़ कर ही रख दिया है। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की सेना को नज़दीक जानकर युद्ध की तैयारियां कर ली थी। उन्हें लगा कि शाहबुद्दीन गौरी की सेना उनके पास आने वाली है, तो उन्होंने युद्ध की तैयारियां कर ली थी। इसी प्रसंग में कवि ने बताया कि शुभ मुहूर्त के अनुसार पृथ्वीराज ने पंचमी तिथि मंगलवार को गौरी की सेना के ऊपर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी थी। उन्हें लगा था कि गौरी की सेना आ ही गई है, तो उन्होंने क्या करा, पंचमी तिथि मंगलवार को गौरी की सेना के ऊपर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी थी। ये इनका ज्योतिष वर्णन है। अब हम पढ़ते हैं चंद्रबरदाई की भाषा शैली कैसी थी। कवि चंद भाषा के धनी थे। उन्होंने स्वयं अपने आप को षड भाषा का ज्ञाता बताया कि उन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। रासों में उन्होंने 6 भाषाओं को गिनाया भी है। और साथ ही कहा गया है कि जैसे संस्कृत, प्राकृतम, चैव, अपभ्रंश, पिशाचिका, मागधी, सूर, सैनिश्च, षट भाषा चव जायते। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, हमें सिर्फ सीधे सीधे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। वन, नदी, पर्वत, युद्धकालीन दृश्य, रति केली वर्णन आदि के संदर्भ में उन्होंने अपनी भाषा चयन का विद्वत प्रदर्शन किया है। युद्ध वर्णन में उन्होंने जहाँ डिंगल भाषा का प्रयोग किया, वहीं प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार आदि के वर्णन में पिंगल भाषा का प्रयोग किया। तो डिंगल होता है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा, और पिंगल होता है ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश भाषा। ठीक है, तो डिंगल पिंगल को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने युद्ध वर्णन में कहीं पे डिंगल भाषा का प्रयोग किया है, तो प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार आदि में उन्होंने पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। अब है चंद्रबरदाई ने अपने इस रासो ग्रंथ में संस्कृत, फारसी, अरबी, अपभ्रंश, देशज, राजस्थानी, ब्रजभाषा, पंजाबी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है, परंतु रासों में अनेक प्रक्षिप्त अंश जुड़ने के कारण भाषा अस्त व्यस्त हो गई है। इसमें एक रूपता दृष्टिगत नहीं होती, जैसे एक जैसा सा नहीं है, बहुत सारी भाषाएं इसमें जुड़ गई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी जो भाषा है ना वो अस्त व्यस्त हो गई है, एक रूपता उसमें दृष्टिगत नहीं हो रही है, और व्याकरण का रूप भी अव्यवस्थित दिखाई देता है। पृथ्वीराज रासों में कवि चंद्रबरदाई ने लगभग 72 छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें छप्पे प्रधान है। तो कौन सा छंद प्रधान है? छप्पे छंद प्रधान है। चंद्रबरदाई ने रासों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का भी बहुतायत से प्रयोग किया है। तो ये हमने आज उनका पढ़ लिया कि उनकी भाषा शैली कैसी है, साहित्यिक विशेषताएं कैसी है और उनका व्यक्तित्व कैसा है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासों की रेवा तट सर का कथानक। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और ये जो वीडियोस हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे तो वो यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, या फिर यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सीटेट यूपी टेट है, साथ में सीयूटी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हिंदी आनी होती है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो वीडियोस को देख सकते हैं। पहले हम पूरा साहित्य कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पूरी व्याकरण कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।